अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चार्ट देख के इन्वेस्ट करने वालों में से हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो फंडामेंटल सो आई थिंक आज के वीडियो में हम लोग जब भी कोई रिजल्ट आता है कोई कंपनी का, राइट, बहुत बार हम सोचते हैं कि रिजल्ट कितना अच्छा है, ले लेते स्टॉक को, मगर उसके बाद में उसका प्राइस गिर जाता है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या हमारे रिजल्ट एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ इनसाइडर कुछ पॉइंट है? कभी कभी इनसाइडर भी हो सकता है, बट बहुत बार ये हमारी वजह से भी हो सकता है, हमने शायद रिजल्ट को बराबर से एनालाइज नहीं किया। तो आई थिंक मैं कुछ 5 या 6 पॉइंट्स अभी डिस्कस करूंगा जो हमें जनरली देखने चाहिए कोई भी रिजल्ट को एनालाइज करते हुए कि वो अच्छा है या बुरा है। नंबर 1, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक है, राइट, कोई भी रिजल्ट को देखने के लिए, वो है रेवेन्यू। बिकॉज आप प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो कॉस्ट कंट्रोल करके, मगर आप सेल्स नहीं बढ़ा सकते। सेल्स करने के लिए आपको एक्चुअली मार्केट में जाना पड़ेगा और आपके प्रोडक्ट को बेचना होगा, आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है सेल। तो अगर कोई कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, राइट, एक्सपोनेंशियली लाइक 30%, 40%, राइट, तो दैट वुड मीन रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। सो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है सेल। मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट पीस है, उसके आगे जाने से पहले ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आई होप यू डोंट माइंड, बट वी विल ट्राई टू कवर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो हम कंसिडर करते हैं रिजल्ट देखते वक्त। सो अगर अभी जो हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे, अभी रेवेन्यू देखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी क्या हमें रेवेन्यू को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए या फिर हमें उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना चाहिए? मतलब जैसे अगर जून 25 का रिजल्ट है तो हमें क्या जून 24 से कंपेयर करना चाहिए या जो प्रीवियस क्वार्टर है मार्च 24 उससे कंपेयर करना चाहिए? आई थिंक ये डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। अगर कंपनी का ऐसा बिजनेस है जो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, जैसे कि अगर कोई बैंक है, राइट, उनका लोन बुक कंसिस्टेंटली ग्रो होता है, तो वैसी कंपनीज के लिए आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे। जैसे अगर कोई जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया या डीमैट जो ब्रोकिंग कंपनीज है, राइट, उनके कस्टमर्स जनरली एवरी क्वार्टर एवरी मंथ वो लोग कोई कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, तो उनके लिए आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे, ना कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से। मगर अगर कोई और कंपनी जैसे FMCG कंपनी है या फिर कोई क्लोथिंग कंपनी जैसे ट्रेंड हो गया, जिनका रेवेन्यू जो होता है वो डिपेंड करता है फेस्टिवल के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, तो उनके लिए आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आप जैन टू मार्च क्वार्टर को नवंबर से अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज प्रीवियस क्वार्टर में दिवाली और कुछ सीजन्स आते हैं, सो आपको वो भी फैक्टरिंग करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है रेवेन्यू ग्रोथ, और क्या उसमें रेवेन्यू उसके अंदर क्या ग्रोथ है, और ग्रोथ है तो आप क्या बराबर से कंपेयर करो, आप एक्चुअली प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो या फिर आप करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कंपेयर करो। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कोई भी रिजल्ट एनालाइज करने से पहले। फिर दूसरा जो पॉइंट होता है जो इम्पोर्टेंट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बहुत बार हमें क्या दिखता है जब मैं रिजल्ट एनालाइज करता हूँ, आई थिंक ये बहुत कॉमन है, बहुत बार रेवेन्यू स्टैग्नेंट होता है, मतलब पिछले साल भी 1000 था, दिस ईयर भी 1000 है, बट प्रॉफिट बढ़ जाता है सिग्निफिकेंटली। नाउ उस सिचुएशन में हमें जाके देखना पड़ेगा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब रेवेन्यू माइनस जो भी डायरेक्ट खर्चा है बिजनेस का, उसको मिला के जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, क्या वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है उस क्वार्टर में? अगर वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, वो आप जब उसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स खोलोगे उससे आपको पता चलेगा कि या ये कोई अदर इनकम का इम्पैक्ट तो नहीं है। मैनेजमेंट के कॉन्कॉल आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी आपको पता चल सकता है कि वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज क्यों है। अगर वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज सस्टेनेबल है तो फिर आप उसको कंसिडर करोगे फ्यूचर में, सो देन दैट वुड मीन दिस इज गुड नंबर, ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है, ये अच्छा नंबर है। मगर अगर वो नंबर सस्टेनेबल नहीं है, उसमें कोई वन टाइम इम्पैक्ट है कोई अदर इनकम का या ग्रांट का या किसी का, तो फिर आपको उसको इग्नोर करना होगा। आपको वो अपेरेंटली लगेगा बहुत अच्छा रिजल्ट है, मगर वो अच्छा नहीं है क्योंकि उसके अंदर वो वन टाइम एडजस्टमेंट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अभी ये टर्म आई थिंक आप बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये बताता है कि कोई कंपनी अगर 100 रुपये का माल बेच रही है और उसका 50 का खर्चा है, तो नेट आइडियली 50 का कैश प्रॉफिट होना चाहिए। मगर क्या एक्चुअली 50 का कैश प्रॉफिट हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि पूरा वो उधार पे बेच रही है।
अगर वो पूरा उधार पे बेच रही है तो मेरे यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा, बिकॉज मैंने 100 उधार पे दिया तो मुझे कुछ कैश आया नहीं, मगर मैंने खर्चा कर दिया 50 का जो मैंने पॉकेट से गया, तो मेरा नेट ऑपरेटिंग नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है मगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, इट्स अ रेड फ्लैग, उससे भी दूर रहना है हमें, वैसी कंपनी हमें नहीं चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कोई हाई ग्रोथ कंपनीज होती है तो वहाँ पे एक्सेप्शंस होती है जहाँ पे नेगेटिव हो सकता है अगर लॉजिकल रीज़न है तो, बट अदरवाइज मोस्टली अगर कंपनी कंसिस्टेंटली नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग। इसमें बैंक्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, बिकॉज उनका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसके लिए कुछ अलग रूल्स अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से, सो इग्नोर बैंक्स एंड NBFCs। मगर उसके अलावा जो भी कंपनीज है अगर उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो वो इशू है। चौथा जो फैक्टर है, अगर कोई कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है जैसे 100 से 200 हो गया, तो देन आई थिंक आपको ये जाके देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सेल कर रही है मगर उसका रिसीवेबल खड़ा करके जा रही है, मतलब उधार पे बेच रही है। जैसे कंपनी ने सेल तो 100 से 200 कर दिया इस साल में, मगर जो डेटर है, जो मेरा रिसीवेबल है पार्टी से, वो भी मेरा इंक्रीज हो गया सब्सटैंशियली, तो उसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है, उसका मतलब कंपनी उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज अगर कंपनी का एक्चुअली डिमांड होती तो इतना रिसीवेबल खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं होती, कंपनी को सीधा कैश मिल जाता। मगर अगर कैश नहीं मिल रहा है, कंपनी सिर्फ उसका डेटर्स इंक्रीज किए जा रही है, तो इट्स अ रेड फ्लैग। तो उसको भी थोड़ा हमें डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा क्यों है, उसका रीज़न क्यों है। आई थिंक उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप देख सकते हो वो है कि जो डेटर क्रेडिट पीरियड है, मतलब जो कितने महीने की उधारी है, क्या वो कांस्टेंट है प्रीवियस ईयर से। जैसे अगर आई थिंक वो रेशियो इजीली अवेलेबल होता है कोई भी वेबसाइट पे, जैसे स्क्रीनर पे भी। तो अगर पास्ट में भी कंपनी 30 डेज का क्रेडिट दे रही थी और ये सेल इंक्रीज के बाद भी अगर 30 डेज का क्रेडिट ही है तो आई थिंक इट्स फाइन। मगर अगर वो 30 से ये 90 या 180 हो गया है देन उसमें प्रॉब्लम है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। और आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और मैट्रिक जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। मतलब कंपनी अगर 100 रुपये बिजनेस में डाल रही है, अगर शेयर होल्डर 100 रुपये बिजनेस में डाल रहा है तो कंपनी उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। सो अगर कंपनी का इक्विटी 100 है और कंपनी का नेट PAT जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 20 है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20%, विच इज़ गुड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20 प्लस है, 20 के ऊपर है, राइट, और कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर है तो उसको अच्छा माना जाएगा कंसिडरिंग द बिजनेस करके। अगर 30-40 जैसे अगर FMCG बिजनेसेस है जहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, वहाँ पे तो आई थिंक ये काफ़ी नंबर 100% तक चला जाता है। जैसे आप नेस्ले और HUL का देखोगे तो ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है। बट अगर 20 प्लस है देन ऑल्सो इट इज़ गुड। सो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें एनालाइज करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्ट आते ही आई थिंक हमें जाके शेयर्स को नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज उसके बाद में कॉन कॉल होता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद में मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं। आई थिंक सब कुछ आजकल ईजिली एक्सेसिबल है। सो आई थिंक उन सब को सुनना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन सब को सुन के समझ के, एक दिन हम लेट हुए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको समझ के ही हमें एनालाइज करना चाहिए कि रिजल्ट एक्चुअल में अच्छा है कि नहीं। बहुत बार ख़राब रिजल्ट भी अच्छा होता है और बहुत बार अच्छा रिजल्ट भी ख़राब होता है जब हम उसको डीप डाइव करते हैं। तो आई थिंक हमें उतना डीप डाइव में एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद वी टेक अ कॉल एंड देन वी डिसाइड कि एक्चुअली बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए। सो आई थिंक यही पर्पस था इस वीडियो का। थैंक यू, आपको ये पसंद आया होगा।